का उद्घाटन हुआ। और सबसे ज्यादा तो मैं इसलिए आज इतना खुश हूँ, आज मेरे को मेरी उम्र 44 चालू है। 44 साल में जितनी खुशी मुझे अभी तक नहीं हुई थी, आज बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा छोटा भाई विकास विजय चौहान नागपुर शहर अध्यक्ष पद पे चुन के लाया गया है। और मैं मेरे छोटे भाई से भी निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज मैं काम कर रहा हूँ एकता स्वतंत्र सेना में, बिना घूसखोरी बिना रिश्वत लिए, उसी तरह मेरा छोटा भाई भी अपना अध्यक्ष पद अच्छे से निभाए और सभी कार्यकर्ताओं को लेके चले। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं आपको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय माता उत्तम बाबा सेनापति, इन्होंने जो अपने नागरिकों के लिए जो सुविधा करके दिए हुए है, जो भी बस्ती का अगर नागरिक एडमिट होता है, चाहे मेवा हो, मेडिकल हो या डागा हो, तो आज के बाद आपको डिस्चार्ज का कोई भी पैसा नहीं भरना है। रात मराठा द्राविण उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। रमेश बाबू आगे बढ़ो, विजय बाबू आगे बढ़ो, नसीम बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जहां बाबूजी आगे बढ़ते तो डायरेक्ट आगे ही बढ़ जाते और जनता रह जाती पीछे, देखने वाला कोई नहीं उनके पास में। आज हमने हमारे एकता स्वतंत्र सेना ने एक नारा लगाया है, और वो नारा ये है कि हमारी जनता आगे बढ़ो, उत्तम बाबा साथ हैं आपके और जिंदगी भर साथ रहेंगे। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निःशुल्क हूं। मैं स्वार्थ करूं किससे? जिंदगी भर मां बाप परिवार भाई बहन से वंचित रही मैं, अपने दम पर लड़ाई कर कर, तीन टप्पर चून कर और झूठे पत्ते का रास्ते में बैठकर खाकर अपनी जिंदगी गुजारी हूं मैं। आज उस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैं यहां तक पहुंची हूं। मैंने किसी को छीनकर, किसी को हत्यार कर, किसी को इलीगल काम कर कर मैंने अपना पदवी नहीं बनाया है। आप मेरी इंक्वायरी बैठा सकते हो। मैंने गरीबी में रहकर, गरीबी को देखकर, गरीबी के जिंदगी के बीच पर रहकर, एक चटाई पर सोकर अपनी जिंदगी को आज महल के तख्तो ताल में लगाया है मैंने। भाइयों, आज मेरे माँ बाप, जिस समय में मैं जन्म हुई, मेरे माँ बाप, आज मेरी माँ मेरे सामने में बैठी हुई है। बुरा लगेगा, मुझे कोई गम नहीं है, मगर जब मैं कलकत्ता में पैदा हुई सातरागाछी के अंदर में, और जब मैं 12 साल की उम्र की हुई, तब जब मेरा डॉक्टरी रिपोर्ट हुआ, मेडिकल हुआ, तब जाके हमारे माँ बाप और परिवार को मालूम पड़ा कि मैं थर्ड जेंडर हूं, मैं एक किन्नर हूं, तृतीय पंथी। तो परिवार के अंदर में इतनी लड़ाई, माँ बाप में इतनी लड़ाई कि हर समय में मेरे पिताजी बोलते थे कि तूने एक किन्नर को पैदा किया, तूने एक किन्नर को पैदा किया। बस्ती के अंदर में मैं पढ़ने जाती थी और कहीं पे भी निकलती थी तो लोग अलग नजरिया से अट्रैक्शन पैदा करते थे और छेड़खानी भी होती थी। मैंने हर चीज का सामना करा और हर समय में मेरे बाबूजी मेरी माताजी को मारते थे, तो मैं वो डर के मारे कलकत्ता छोड़कर यहां पर नागपुर के अस्तित्व में आई। और नागपुर के अस्तित्व में आने के बाद मैंने ट्रेन के अंदर में भी झाड़ू मारा। वहां किन्नर जब मांगते थे तो मैं खुद जाकर छुप जाती थी कि भाई ये किन्नर मांगने आ रहे करके। मेरा अस्तित्व सबको मालूम है, सबने देखा है मुझे। मैं परेशानी से उबर कर आपके सुदर्शन समाज और सिपर दलित कुमार समाज के बीच पर रहकर आज अपनी जिंदगी का अस्तित्व बनाया है। और महापौर, हमारे जो महापौर थे, वो महापौर अभी तो नहीं रहे हमारे बीच पर,
क्योंकि उन्होंने भी बहुत नेक नेक के काम कमाए। तो ऐसे ही बीच में मैंने परेशानियां उठाकर आज लड़ाई कर कर पिल्लीबाई समुद्री हिटलर मलिक की बेटी जानते होंगे आप, उनके घर में भी रहकर मैंने परेशानियां उठाकर अपनी जिंदगी के जोड़ जोड़ कर आज यहां तक पहुंची हूं मेरे भाइयों। उसका कारण यह है कि जितना लोहा आग में तपाए उतना ही फौलाद बनता है मेरे भाइयों। इतनी बात याद रखना कि जो आग मेरे सीने में जल रही है वही आग की चिंगारी हर मैं कार्यकर्ताओं के दिल में देखना चाहती हूं मेरे भाइयों। आज मैं आपका यहां पर आके आपके सामने में कोई भाषण देने नहीं आई हूं, और यह भी नहीं कि भाई वोट दीजिए और मैं चुनकर आने के बाद मैं आपके लिए कार्य करूंगी। मैं सबसे पहले यह सिखाने के लिए आई हूं कि हमारा मानव धर्म, मानव अधिकार क्या है। आज हम जो अपने आप को हरदम बेचते रहते हैं और खरीदने वाले कुछ पैसे के दम पर अपने आप को गरूर करने वाले भैया जो हम जैसी गरीबों को बस पैसे के दम पर खरीदते रहते हैं। इसीलिए मैं जनताओं की आंख खोलने के लिए आई हूं कि आप आंखें खोलो और अपने आप को बेचना बंद करो। मैं कलाल कोई खरीदने वाले की ताकत नहीं है आप लोगों को खरीद सके। आज हर समय में बोलते हैं मैं 7 साल से लड़ाई कर रही हूं। हर समय में बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे वो कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे या बड़े बड़े नेता क्यों न रहे, उस समय में बोलते हैं किन्नर उत्तम बाबा क्या करेंगे देश के लिए। हमने बोला तुम तो मर्द वाले मुंह थे ना, अब तक क्या किए बताइए हमें देश के लिए। आज 60 और 67 साल हो चुके देश आजाद होने के लिए, मगर 67 साल के अंदर में आपने एक चींटी क्या मच्छर भी नहीं मारा, इसलिए मलेरिया ज्यादा बढ़ रहे हैं देश के अंदर में और डेंगू भी ज्यादा हो रहे हैं। आपके घर के अंदर में 5-5 और 10-10 शौचालय एक कारपोरेटर चुनकर आता है, एक आमदार चुनकर आता है, खासदार चुनकर आता है, तो उसके घर के अंदर में 12-12, 5-5 शौचालय, और हमारी बहू बेटियों के लिए एक भी शौचालय घर में नहीं है। तो हमने एक आंदोलन किया। इसके पहले भी हमने नितिन राउत, पूर्व पालक मंत्री जो कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, उनकी अभी हमने डेपुटेशन दिया, उनको भी धरना आंदोलन में हमने धरने में पकड़ा, उनको घेरावा किया, मगर उन्होंने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। फिर हमने पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिनको आपने अच्छे दिन बताकर चुनकर लेकर आए हैं साहब, उनके घर में भी जाकर हमने ऊर्जा मंत्री के घर पर जाकर पूरे औरतें और किन्नर लोगों ने डब्बा लिया और कहा कर शौचालय आंदोलन चालू कर दिया। जब डायरेक्ट डब्बा लेकर उनके आंगन के सामने में हमने शौचालय कर लिया, तो अब साफ कौन करेंगे, तो हमने पालक मंत्री को बोला आप साफ करीजिए, क्योंकि आपको साफ करना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हमारी बहन बेटियां, परिवार, कब तक हम सहन करेंगे। आज हमारी बहन बेटियां एक एक कारपोरेटर, आमदार और उनके जितने भी चमचागिरी, उनके घर में 5-5, 4-4 शौचालय, मगर हमारे गरीब भाइयों के घर पर एक भी शौचालय नहीं। हमारी बहन बेटियों को मैदानों में जाना पड़ता है और अंग प्रदर्शन करना पड़ता है मैदानों में बैठकर भाइयों, यानी उनकी मां बहन की इज्जत है, हमारी मां बहन की कोई इज्जत नहीं। तो ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर में। देश के अंदर में जितने भी शौचालय के कोठे आते हैं, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 12-12, 13-13 शौचालय बंद कर दिए हैं। अभी भी शौचालय, लाखों कोठे आए हैं शौचालय के, मगर अभी भी शौचालय गरीबों के हित तक नहीं पहुंचा है मेरे भाइयों। तो हम इसीलिए ये आंदोलन लेकर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताती हूं, देश के अंदर में सबसे पहले दूसरा मुद्दा देखा जाओ, पहले तो शौचालय क्या हो गया है, क्योंकि इंसान को जीना है तो कुछ खाएगा, और खाएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो देश के अंदर में जीना है हमें भैया, तो अच्छे तरीके से जीना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा है, एजुकेशन की बात कर रही हूं मैं। आज हम पढ़ लिख तो लेते हैं, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, चाहे कोई भी पढ़ाई कर ले, चाहे साइंस सीख ले, कोई भी पढ़ाई करने के बावजूद में भी आज स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में करप्शन ही चल रहा है। 95% अगर गरीब का बच्चा चुनकर आता है तो उसको पीछे फेंक दिया जाता है, और 85% अगर गरीब का, अमीर का बच्चा चुनकर आता है तो उसको फर्स्ट नंबर में पास करके आगे बढ़ा दिया जाता है मेरे भाइयों। तो ये जो विद्यार्थी आघाड़ी हमने बनाया है,
ये विद्यार्थी आघाड़ी कि हर स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में जो करप्शन चल रहे हैं और इन लोगों ने जो इलीगल्स हर जगहों में ट्यूशन खोल के रखा है। हमने हर समय में देखा जहां ट्यूशन खुला है इलीगल्स, वहां पर जाकर बड़े बड़े पदाधिकारी अपने मूंछों को ताव देकर बड़े मेहनत से छापा मारते हैं। और छापा मारने के बाद क्या होता है कि भाई आप ट्यूशन इलीगल चला रहे हो, आपको बंद करना पड़ेगा। वो बोलता नहीं साहेब, मैं बंद नहीं कर सकता, एक काम कीजिए 50,000 60,000 जो भी करप्शन लगता है ले लीजिए। तो वो क्या करता है पदाधिकारी, करप्शन ले लेता है, जेब के अंदर डाल देता है मेरे भाइयों, मगर उसका निर्णय नहीं निकालता है। मगर हमारी सेना ने एक निर्णय निकाला है, वो निर्णय ये है कि साइंस पढ़ने के लिए आज अगर हमें बाहर भी पढ़ना पड़े तो एक एक विद्यार्थियों को 30-30, 40-40 हजार रुपए खर्चा आता है मेरे भाइयों। आज 30-30, 40-40 हजार रुपए एक गरीब बच्चा कहां से देगा पढ़ाई करने के लिए मेरे भाइयों। तो इसीलिए जो भी इलीगल, जहां पर भी इलीगल ट्यूशन चल रहे हैं वहां पर हमारा एकता स्वतंत्र सेना छापा मारेगा। और जब वो मिलने की बात करेगा तो हमें पैसा लेकर नहीं मिलना है, उसे एग्रीमेंट 2 पेपर बना कर देना होगा और 10 लोगों को फ्री में पढ़ाई करना होगा मेरे भाइयों। जब जाके हमारे गरीब बच्चे 10 बच्चे पढ़ेंगे उसके पास में, क्योंकि वो टैक्स नहीं भरता है मेरे भाइयों, इसलिए वो टैक्स का मुआवजा 10 गरीब बच्चों को पढ़ा कर देगा मेरे भाइयों, 10 गरीब बच्चों को पढ़ा कर देगा मेरे भाइयों। ये दूसरा मुद्दा हमने बोला। अब आपको और बताती हूं मैं तीसरा मुद्दा यह है कि हम पढ़ तो लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, चाहे एमबीबीएस हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर या जो कोई भी पढ़ाई हो। पायलट की भी पढ़ाई करना रहा तो करप्शन ही लगता है भैया। अगर हमें कहीं पे भी जॉब में अपील करना है तो 5 पेटी और 10 पेटी के नीचे उतरते नहीं मेरे भाई। तो गरीब बच्चा जो माँ बाप हाथ मजूरी कर पसीना सेच कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और इस देश के काम आए, माँ बाप के काम आए, मेरी बेटी की शादी करने लायक हो, अच्छा दूल्हा आए, शादी करे और अपने परिवार को लेकर चले। मगर ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप हमें पढ़ा तो लेते हैं, मगर जब हमें नौकरी की बात आती है तो तब जब हम फॉर्म देते हैं और नौकरी की बात आती है तब हमें करप्शन की बात किया जाता है। 4 पेटी 5 पेटी 6 पेटी करप्शन की बात किया जाता है। फिर हमारे पढ़ लिख कर क्या फायदा। सरकार कहती है शिक्षा हमारा धर्म है, तो क्या नौकरी हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? शिक्षा अगर हमारा धर्म है तो नौकरी कर्तव्य नहीं है क्या? बताइए मुझे भाइयों, नौकरी भी हमारा कर्तव्य है। तो नौकरी हमें क्यों नहीं मिलती, उसका कारण मैं बताती हूं। संविधान एक्ट के तहत, संविधान या भीम को मानने वाले कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। सभी मानते हैं। तो संविधान कानून एक्ट किसने पढ़ा ये मुझे बताइए। संविधान एक्ट के अंदर में लिखा हुआ है कि 8 घंटा जॉब करना लीगल है और 8 घंटे के ऊपर में अगर कोई भी जॉब करता है वो इलीगल है, तुरंत गुना दाखिल किया जाए उसके ऊपर में। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी रहे, नजदीक की कंपनी रहे या गवर्नमेंट कंपनी रहे या गवर्नमेंट जॉब रहे, 8 घंटे के ऊपर में जॉब करना भाइयों इलीगल है। इसीलिए अगर आपने आवाज उठाया तो एक इंसान को 8 घंटे मिलेंगे और 8 घंटे जॉब करने के बाद वो अपने परिवार में आएगा, अपनी बीवी को भी समय दे सकता और बच्चे को पढ़ाई करवा सकता है मेरे भाइयों। अगर वो 16-16 घंटे 18-18 घंटे जॉब करेगा तो परिवार को कब पालेगा, बच्चे की तरफ कब ध्यान देगा मेरे भाइयों, मुझे बताइए। तो इसीलिए 8 घंटा हमारा मानव धर्म है। 8 घंटे के ऊपर में जॉब करना इलीगल है और जो उसके 8 घंटे बचते हैं तो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों को ड्यूटी में लेना चाहिए मेरे भाइयों। हमारे बेरोजगार भाई जो पढ़े लिखे हैं उसके 8 घंटे अगर वो बचते हैं तो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाई उस 8 घंटे जॉब में जाएंगे और वो भी अपने परिवार को पाल सकेंगे मेरे भाइयों। ये हमारा उद्देश्य है। हम कानूनी एक्ट, संविधान एक्ट के तहत हम लोग हर चीजों को मान्यता देते हैं। आज देश के अंदर में संविधान एक्ट के तहत संविधान तो बनाया गया है, मगर संविधान का पालन करने वाला
आज जितने भी नेता हैं कोई उसका पालन नहीं कर रहा है मेरे भाइयों, उसका दुरुपयोग ही कर रहा है मेरे भाइयों। इसीलिए क्योंकि नेता हर समय में यही कहता है, जहां 14 अप्रैल 6 दिसंबर ये समय में आते हैं, उस समय में बड़े बड़े पदाधिकारी चले फूलों की हार लेकर, रैलियां लेकर बाबा साहब आम्बेडकर के गले में हार डालने के लिए मेरे भाइयों। अरे हमारे पिता बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने चिराग पर रहकर दिन गुजार कर पढ़ाई की, उनके ऊपर में इतना जुल्म हुआ, इतना अन्याय हुआ, तो उन्होंने कभी भी राजगद्दी पसंद नहीं की मेरे भाइयों। उन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए, उनके अमल के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई किया मेरे भाइयों। और आज देखा जाओ, बाबा साहब के नाम पर जीने वाले बहुत सारे कुत्ते उनका नाम लेकर गलत उपयोग कर गद्दी पर बैठकर राज कर रहे हैं और रैलियां लेकर जा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, पत्रकारों को बुलाकर कि हम रैलियां लेकर जा रहे हैं, ये करके जा रहे हैं। अरे रैलियां लेकर जाने से अच्छा, कहीं लाख रुपया खर्चा करने से अच्छा मेरे भाइयों, तो जहां पर भी गरीब लोग हैं उनको लेकर आइए उठाकर, और उनको नुनिया धुलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे खाना खिलाकर, वो चटाई में खाना खाते हैं, वो एक प्लेट में खाना खाते हैं, तो एक थाली और एक कटोरी उनको दान देकर अच्छे से सफाई अभियान कर उनके दिन में दिवस बनाना चाहिए मेरे भाइयों। हम नवरात्र करते हैं, दिवाली बनाते हैं, दशहरा बनाते हैं। आज दिवाली जो बनाते हैं ना, हर घर घर में लाइटिंग लगता है। मालूम है आपको लाइटिंग कहां से आती है? मालूम है क्या? किसको मालूम है? मालूम है? तो ये चाइना जो है, ये मोबाइल, लाइटिंग, हर चीज का उपयोग करती है, और उनसे खरीदार करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले हमारे ही बीच के नेता लोग, जो उनके चमचागिरी करते हैं और उनकी भड़वागिरी करते हैं और कार्य अच्छे ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। इसीलिए तो हमारा देश पिछड़ा वर्ग माना जाता है भाइयों। आज हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े पदाधिकारी अगर ईमानदारी निभाते हैं, तो मैं बोलती हूं अमेरिका के पहले हमारा भारत का नाम सबसे पहले आता है मेरे भाइयों देश के अंदर में। आज बेरोजगार, गरीबी अगर है हमारे देश के अंदर में, तो वो है हमारे नेता, जो नेता हमारे को आश्वासन देकर, भरोसा देकर हमारे अधिकार को छीन कर लेकर जाते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मैंने एक आंदोलन किया है, देश भर में यही नारा है, हमें नेता नहीं नीतियां चाहिए। देश भर में यही नारा है, हमें नेता नहीं नीतियां चाहिए। जो नीतियों का उल्लेख करेगा वो भारत माता का बेटा कहलाएगा। हमें नेता नहीं नीतियां चाहिए, और जो नीतियां लेकर आएगा, गरीबों का भला करेगा, अमल करेगा, तो वही भारत का सच्चा बेटा कहलाएगा और वही भीम का सच्चा बेटा कहलाएगा मेरे भाई। आज धर्मों को लेकर कहीं कोई सेना, कहीं कोई सेना, कहीं कोई सेना, हर सेनाओं को लेकर, धर्मों को लेकर जाति विवाद, आतंकवाद फैलाया जा रहा है मेरे भाइयों। आज हम जिसको भगवान मानते हैं, आज उसी भगवान का नाम लेकर लोग उसके अंदर में, अंतर्गत के अंदर में बुराइयां फैला रहे और समाज से लड़ा रहे मेरे भाइयों। हमें समाज को लड़ाना नहीं है मेरे भाइयों, एकता बनाना है और अमल होकर, एकता होकर, स्वतंत्र होकर इस देश को आजाद कराना है। क्योंकि आज भी हमारा देश आजाद नहीं है भाइयों। उस समय में ब्रिटिश के राज में चमचागिरी करता था हमारा देश, और अभी नेताओं के भड़वों के राज में चमचागिरी करना पड़ता है मेरे भाइयों। इसीलिए आज हमें एकता बनाना पड़ेगा, और एकता बनकर, स्वतंत्र होकर, आजाद होकर हमारे देश के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। ये आपका तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा बताती हूं मेरे भाइयों, कान खोल के सुनिए। और ये हमारी माताओं के लिए सबसे ज्यादा, आपके गोद में बेटियां बैठी है, नीचे कुछ बेटियां बैठी हुई है। आज डॉक्टर चांदा, आप पेपर पढ़ते होंगे,
डॉक्टर चांदा के बच्चे के साथ जो हत्यारों ने हत्या की सिर्फ 100 रुपए के लिए। कितने रुपए के लिए? 100 रुपए के लिए एक बच्चे की जान ले ली। तो आज हमारे उच्च न्यायालय, हमारे कोर्ट, आदेश पालन न्यायालय, इनकी आंख खुल गई और 2014 में उस बच्चे की जान गई, वो 2016 में वो निर्णय निकलकर उन गुनहगार को फांसी अलाउट हुआ। मगर मुझे खुशी हुई कि वो गुनहगार कत्ल नीलामियों को फांसी हो गई। मगर मुझे सबसे ज्यादा दुख भी है कि उच्च न्यायालय ने हर कार्य अपनी ईमानदारी से निभाया। मगर अगर वो बेटियों के ऊपर में, युवतियों के ऊपर में, बाल कन्याओं के ऊपर में रेप करने वाले को भी फांसी दे देते हैं तो मैं सलूट मारती उस देश को, सलूट मारती उस देश को। क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी जो बाल कन्या है, उनके ऊपर में भी शरीर शोषण करने वाले, उनके ऊपर में रेप करने वाले को भी फांसी अलाउट होना चाहिए। जब ये उच्च न्यायालय ने दे दिया तो मैं उनको सलूट करूंगी, जिंदगी भर उनका नाम लूंगी कि हमारा कानून अब सोया हुआ, सब लोग बोलते थे कानून सोया हुआ है, मगर अब हमारा कानून जाग चुका है देश के प्रगति के लिए, देश के हित के लिए, देश के अमल के लिए। इसीलिए ये चौथा मुद्दा हमने उठाया। पांचवा मुद्दा, आज मां बाप जागो बेटी सिखाओ अभियान भी हमने चालू किया है। हर कॉलेज में, स्कूल में हम एक लेटर दे रहे हैं, मां बाप जागो और बेटी सिखाओ अभियान। बेटी रहे या बेटा, मगर छाती तो मां की फटती है। इसलिए क्योंकि मां अपने हर बच्चों को अपने थन का दूध निकालकर उसको बड़ा करती है, पालती पोसती है, जवान बनाती है कि वो बड़ा होकर अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटी औलादों के लिए अमल कर सके और उनको विजयती प्राप्त कर सके। मगर हमारे मां बाप भी आज सोए हुए हैं। उसका कारण ऐसा है कि हम अपने बच्चियों को संविधान एक्ट के तहत तो कहते हैं यही है ना हमारे देश का कानून, मगर जब संविधान एक्ट के तहत अगर बेटी बालिक नहीं होती है तो उसको अगर किसी ने लेकर चले गया तो उसके ऊपर में गुना दाखिल होता है, और नाबालिग अगर रही तो गुना दाखिल, और बालिक रही तो फिर मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मगर अगर वो नाबालिग है तो सब उसके ऊपर में दबाव करते हैं, सब उसके ऊपर में लड़ते हैं। हम जतलाते हैं कि भाई मेरी बेटी गलत कर रही है, मेरा बेटा गलत कर रहा है, मगर मैं मां बाप से पूछना चाहती हूं कि उस बेटी को और उस बेटे को बढ़ावा किसने दिया? वो मां बाप ने बढ़ावा दिया। 12 महीने का बच्चा नहीं होता है, 14 महीने की बेटी है, 14 महीने का बच्चा नहीं होता है। और अगर माँ बाप को बोले कि मम्मी पापा जी मुझे मोबाइल चाहिए तो तुरंत मोबाइल लेकर खरीद कर दे देते हैं। तो कानूनी संविधान के तहत जब तक वो बालिक नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की, तब तक उसे गाड़ी और मोबाइल बिल्कुल ना दे। और मोबाइल और गाड़ी देने के कारण से ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनको अच्छा शिक्षा और पढ़ाई करवाए, और जो भी स्कूल और कॉलेजों के अंदर में जीन्स टॉप पहनकर हमारी बच्चियां पढ़ाई करने जा रही है तो वहां पर भी प्रिंसिपल को दबाव दो कि कानूनी प्रोसीजर के अंदर में वहां पर स्कूल ड्रेस मिलना चाहिए और कॉलेज के अंदर में भी ड्रेस मिलना चाहिए। ड्रेस पहनकर आओ और अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से निभाओ। अगर छोटी छोटी बच्चियां हैं और स्कूल में पढ़ रही है तो अपने स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल को भी यह समझाओ कि बच्चियों को, छोटी कन्या बच्चियों को फ्रॉक तो दे देते हो, मगर फ्रॉक देने से नहीं चलेगा, आपको लेगिन भी देना पड़ेगा। पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए हमारी बहन बेटियों का।
लोगों में अट्रैक्शन, कहीं कुछ दबाव, कहीं कुछ सुझाव। मगर हमारी माता बहनों से मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि हमारा उद्देश्य यह है कि पहले आप बिकना बंद करो। कोई मजाल नहीं है कि कोई खरीदने की ताकत रख सके। बड़े बड़े पदाधिकारी अभी और आएंगे। अभी 1 साल 2017 में दूसरे महीने में चुनाव है, आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? और उनसे पहले, सबसे पहले एक माहिती का लेटर में पूछना कि आपने हमारे बस्ती के विकास के लिए क्या क्या योजना किया अभी तक का। और जब वो बताने पे असफलता रहे तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। मैं आपको चेतावनी करती हूं, गोबर लेना और गोबर मारो अभियान चालू कर देना मेरे भाइयों। अगर शेरनी मैं हूं तो तुम्हें भी शेर बनना पड़ेगा। अगर पहाड़ मैं हूं तो तुम्हें भी हथियार बनकर टक्कर लेना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर में जीना है तो अच्छाई से नहीं, बुराई से नहीं, दिमाग से जीना पड़ता है मेरे भाइयों। दिमाग से, अच्छाई और बुराई से कोई नहीं जीता है, दिमाग से जीना पड़ता है। इसीलिए हर समय में लिखा हुआ है बाबा साहब आम्बेडकर ने कि तलवार से ज्यादा कलम की धार बहुत तेज होती है। इसीलिए संविधान और कानूनी एक्ट के तहत आप लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। और आपके बीच में जो उपस्थित हमने नियुक्ति पद जिनको दिया है, हमारे चौहान जी, आज के बाद उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि अगर आपने हमें माता बोला है तो ये मां एक शेरनी है, तो हमारे चौहान को भी एक शेर बनकर अच्छे बूढ़ों का सामना करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार घूसखोरियों को जेल के अंदर डालना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। जब भी जाकर हमारा आंदोलन, हमारी लड़ाई पूरी होगी। बड़े बड़े मुद्दे हैं मेरे भाइयों जो मैं आपको अभी समझा नहीं सकती। हमें कानूनी एक्ट, संविधान एक्ट को लेकर चलना है। हम हर समय बोलते कि पुलिस वाले बिकाऊ होते, बोलते हैं ना हर समय में। एक मुझे बात बताओ, हम हर समय में बोलते पुलिस वाले बिकाऊ होते, इतना पैसा लेते, उतना पैसा लेते और हमें छोड़ देते हैं। अरे मैं एक बात बताऊं, जब हम ही बिकाऊ है, हमारी राज्य ही बिकाऊ है, 200 रुपए में पौवा मिल रहा है, 200 रुपए की साड़ी मिल रही है, तो फिर वो बेचारे बड़े बड़े पदाधिकारी क्या करेंगे? तो इसीलिए हमें बिकना बंद होना पड़ेगा। तो मैका लाल किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई खरीदने की ताकत रख सके और हमारे से करप्शन करने की बात कर सके मेरे भाइयों। हमारे से अगर करप्शन की बात करने की उनकी ताकत रहेगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा किस बात से आपको पैसा चाहिए करके। इसीलिए हम पुलिस वाले को भी गुनहगार नहीं कह सकते, क्योंकि वो ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। मगर जो चमचागिरी नेता होते ना, अगर कुछ किसी ने कर लिया तो उत्तम बाबा मेरी गाड़ी पकड़े गई, थोड़ा छोड़ दोगे क्या? उत्तम बाबा यहां पर ऐसा हो गया, कुछ कर दोगे क्या? आप छुड़वा दोगे क्या? तो इसीलिए गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस बनवा लो और कुछ करने के पहले अपने पदाधिकारी, अपने अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के कान में बात डालो, जिससे वो लीगल है या इलीगल है, जो हम उसके ऊपर में एक्शन ले सके। बस यही 2 शब्द में बोलकर अपना समय समाप्त करना चाहूंगी। और जितने भी यहाँ पर नागरिक गण हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और युवाओं भाइयों को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि एकता बनाकर स्वतंत्र होकर सेना बनाओ। ये जो सेना है, ये जो सेना है भारत की सेना है। एक भारत हमारी माँ है, इसलिए हमने एकता स्वतंत्र सेना नाम रखा है। जिस तरीके से बॉर्डर पर हमारे सेना के, हमारे नागरिक गण और हमारे सेना चलाने वाले हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी जिस तरीके से भारत की रक्षा कर रहे हैं सेना बनाकर, और मिलिट्री और बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं मेरे भाइयों, उस तरीके से हमने ये सेना बनाकर जो हमारे अंदर, जड़ के अंदर में जो लोग छुपे हुए हैं। देखिए कभी कभी दांत में दर्द होता है ना, और कीड़ा लग गया ना तो वो दांत उखाड़ लेना चाहिए, फिर बाद में चाहे पीतल का दांत लगा लो या चांदी का, चलेगा, मगर दर्द नहीं सहन करना मेरे भाइयों। अगर एक इंसान ने भी दर्द दिया
तो एक मैं बात बताना चाहती हूं, मैं भूल गई हूं समाप्त करने के पहले। गांधी जी बोलते थे कि एक गाल में अगर छाता मारा तो दूसरा गाल समर्थन में दे देना छाता मारने के लिए। मगर मैं गांधी जी के उद्देश्य में ज्यादा चल नहीं सकती मेरे भाइयों। उसका कारण यह है कि मैं सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्य में चलती हूं। सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्य में इसलिए चलती हूं कि सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि किसी ने एक गाल में छाता मारा तो समय नहीं करना, दूसरा हाथ उठा के फटाक से दे देना उसके गाल में दूसरा, कि उसको याद रखे कि साला तेरे को दर्द होता तो मुझे भी दर्द होता है, तू भी इंसान है तो मैं भी इंसान हूं, इस देश के लिए जी सकता हूं करके। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 भारत माता की, जय हिंद। धन्यवाद हमारे व सेनापति जी के लिए जो उन्होंने इतने